नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको उस शख्स से जुड़ा किस्सा सुनाने जा रही हूं जिसे कभी फिल्म इंडस्ट्री में फ्लॉप हीरो कहा गया था, लेकिन उसी शख्स ने अपने दम पर इंडस्ट्री में क्रांति ला दी थी। उस हीरो की फिल्में डिस्ट्रीब्यूटर्स कभी ठुकरा दिया करते थे, खरीदने को तैयार नहीं होते थे, उसे लंबा बेवकूफ कहकर पुकारते थे। फाइनेंसर्स उस फिल्म में पैसा लगाने को तैयार नहीं होते थे जिस फिल्म में ये हीरो साहब काम किया करते थे। दोस्तों, आज की ये कहानी जुड़ी है किसी और से नहीं बल्कि सदी के महानतम कलाकार बिग बी महानायक अमिताभ बच्चन साहब और उनके करियर में सबसे बड़ा ट्विस्ट लाने वाली आइकॉनिक फिल्म जंजीर से। तुम्हारे बाप का घर नहीं, जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। साल था 1972। अमिताभ बच्चन साहब की लगातार एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होती चली जा रही थी। शुरुआत में उन्हें कुछ छोटी भूमिकाएं मिली, जैसे कि फिल्म रेशमा और शेरा में वो एक साइड रोल में थे। इसी तरह से साथ हिंदुस्तानी में, जो उनकी पहली फिल्म कही जा सकती है, उसमें भी कई कलाकारों की भीड़ में वो एक शायर की भूमिका कर रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्हें हीरो की भूमिकाएं भी मिली, जैसे कि परवाना, बंसी बिरजू, एक नजर, बॉम्बे टू गोवा आदि। लेकिन ये सभी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। एक के बाद एक उनकी लगातार 12 फिल्में फ्लॉप हो गई। अब इतनी फिल्में फ्लॉप होने के बाद किसी भी कलाकार के लिए फिल्म इंडस्ट्री में टिक पाना तो लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन अभी तो इतिहास रचने जा रहा था, वक्त बदलने वाला था, सिर्फ अमिताभ बच्चन साहब का नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री का। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ब्रदर, आफ्टर ऑल हाथ मिलाना पड़ा कि नहीं? My name is Anthony Gonsalves. लेकिन खैर, उस वक्त इंडस्ट्री में ये चर्चा हो रही थी कि ये लंबा लड़का हीरो बनने लायक ही नहीं है, इसकी आवाज अच्छी नहीं है। फिल्म रेशमा और शेरा में तो उन्हें एक गूंगे की भूमिका मिली थी, यानी कि अमिताभ बच्चन जी की दमदार आवाज जो आज तक उनकी पहचान बनी हुई है। उस आवाज को उनके करियर के शुरुआती दौर में किसी ने सुना ही नहीं। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बिगड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। In the year 1979, when India was playing against Pakistan, फिल्म इंडस्ट्री में ये चर्चा होने लगी कि ये लड़का हीरो बनने कैसे आ गया। वो जमाना खूबसूरत हीरो का था और अमिताभ बच्चन साहब जी का चेहरा भाव प्रवण जरूर था, लेकिन कन्वेंशनल हीरो के ढांचे में फिट नहीं होता था। तो लोगों को उनके चेहरे मोहरे पर ऐतराज था। उनकी लंबाई, उनके दुबलेपन का मजाक उड़ाया जाता था। लोग कहते थे कि उन्हें देखकर ऐसे लगता है जैसे हैंगर पर किसी ने कपड़े टांग दिए हों। कोई कहता था कि ये लड़का रोमांटिक रोल में तो फिट ही नहीं हो सकता, किसी को लगता था कि वो कॉमेडी नहीं कर सकते हैं, और कोई कहता था कि इसे नृत्य नहीं आता है, ये लिप सिंक नहीं कर सकता है। यानी कि उनमें कमियां ही कमियां नजर आती थी लोगों को। उन्हीं दिनों प्रकाश मेहरा साहब एक फिल्म प्लान कर रहे थे। स्क्रिप्ट उनके पास थी और वो फिल्म थी समाधि। उस फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर वो धर्मेंद्र जी से मिले। धर्मेंद्र जी के पास भी उन दिनों एक फिल्म की स्क्रिप्ट थी और ये फिल्म थी जंजीर। आप हैरान होंगे कि ये क्या चक्कर है। जी हाँ, पूरा किस्सा सुनाती हूँ। दरअसल राइटर सलीम जावेद ने स्क्रिप्ट लिखी थी फिल्म जंजीर की और वो इस फिल्म के लिए कोई प्रोड्यूसर तलाश रहे थे। कई लोगों को उन्होंने ये स्क्रिप्ट दी थी पढ़ने के लिए, लेकिन कोई भी इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उन्होंने धर्मेंद्र साहब को भी ये स्क्रिप्ट इसी सिलसिले में पढ़ने के लिए दी थी। तो जब धर्मेंद्र साहब ने समाधि की स्क्रिप्ट सुनी तो उन्हें ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। वो फिल्म समाधि को खुद ही प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गए। उनके पास जो स्क्रिप्ट थी फिल्म जंजीर की,
उन्होंने वो प्रकाश मेहरा साहब को पढ़ने के लिए दी। प्रकाश मेहरा साहब को ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। वो अब इस पर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र जी ने अपने भाई के साथ मिलकर फिल्म समाधि के प्रोडक्शन पर काम करना शुरू कर दिया था और ये अब उनकी होम प्रोडक्शन थी, तो अब उनके पास फिल्म जंजीर के लिए वक्त नहीं था, तो उन्होंने जंजीर में काम करने के लिए इनकार कर दिया। धर्मेंद्र जी के इनकार करने के बाद प्रकाश मेहरा साहब कोई बड़े स्टार को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे जिससे कि फिल्म आसानी से बिक सके, तो उन्होंने देवानंद साहब को अप्रोच किया। देवानंद साहब एक रोमांटिक हीरो की इमेज में बंधे थे और उन्हें इस फिल्म का एंग्री यंग मैन वाला हीरो का रोल पसंद नहीं आया। अब प्रकाश मेहरा साहब इस स्क्रिप्ट को लेकर पहुंचे राजकुमार साहब के पास। राजकुमार साहब जरा पर्सनालिटी वाले थे, दमदार आवाज थी उनकी, पुलिस ऑफिसर के रोल के लिए बड़े ही सुटेबल थे और फिल्मों में आने से पहले वो मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी किया करते थे, तो उन्हें तो पुलिस ऑफिसर होने का तजुर्बा भी था। उन्हें ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई, लेकिन उन दिनों वो मद्रास में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तो इस फिल्म के लिए अलग से समय निकालकर मुंबई यानी कि बॉम्बे आना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने प्रकाश मेहरा साहब से कहा कि फिल्म की शूटिंग अगर वो मद्रास में कर सकते हैं तभी वो काम कर पाएंगे, वरना उन्हें वेट करना पड़ेगा। प्रकाश मेहरा साहब वेट नहीं करना चाहते थे। वो परेशान हो गए थे क्योंकि उन्हें अपनी फिल्म के लिए कोई हीरो नहीं मिल पा रहा था। तब प्राण साहब ने, जो इस फिल्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, उन्हें एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि एक लड़का है इलाहाबाद से, नाम है अमिताभ बच्चन, सुप्रसिद्ध लेखक हरिवंश राय बच्चन जी का बेटा है, हिंदी बड़ी कमाल की बोलता, आवाज भी दमदार है, उनसे एक बार मिलिए। सलीम जावेद जी ने भी एक बार प्रकाश मेहरा जी से अमिताभ बच्चन जी के नाम का जिक्र किया था, तो वो उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो उठे। और जब अमिताभ बच्चन साहब से प्रकाश मेहरा जी ने मुलाकात की, तो पहली मुलाकात में ही वो समझ गए कि उन्हें उनका हीरो मिल गया है। उन्होंने तुरंत ही उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। लेकिन जब ये बात फिल्म के फाइनेंसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंची, तो सब इस बात से खफा हो गए कि ये किस हीरो को ले लिया है प्रकाश मेहरा जी ने। फाइनेंसर्स ने पैसा लगाने से मना कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कड़ा विरोध किया और कहा कि क्या वही बेवकूफ लंबा लड़का, ये तो 12 फिल्म में फ्लॉप कर चुका है, ये क्या जमेगा पुलिस ऑफिसर के रोल में। प्रकाश मेहरा साहब के साथ डील कैंसिल करने की धमकी तक दे डाली, लेकिन प्रकाश मेहरा साहब भी अड़ गए और उन्होंने कहा कि फिल्म बनेगी तो सिर्फ अमिताभ बच्चन के साथ। अगर आपको फिल्म में पैसा नहीं लगाना है तो मत लगाइए, कोई और लगाएगा, लेकिन फिल्म का हीरो मैं नहीं बदलूंगा। फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी सशक्त थी कि झक मार कर डिस्ट्रीब्यूटर्स और फाइनेंसर्स को पैसा लगाना पड़ा। उन्हें फिल्म में पोटेंशियल तो नजर आ रहा था, लेकिन तभी एक और समस्या खड़ी हो गई। इस फिल्म के हीरोइन के रोल के लिए मुमताज जी से बात फाइनल हो चुकी थी, लेकिन तभी उनकी शादी तय हो गई और उन्होंने कहा कि अब वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी, तो उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। अब इस समस्या का निदान तो अमिताभ बच्चन साहब खुद ही लेकर चले आए, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड थी जया भादुड़ी और जया जी ने कहा कि प्रकाश मेहरा जी से कहो कि मुझे अप्रोच करें। जया जी उन दिनों काफी सफल हो चुकी थी। प्रकाश मेहरा साहब ने जब उन्हें अप्रोच किया तो वो बिना किसी शर्त के, बिना एक पैसा लिए इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गयी। अमिताभ बच्चन साहब को फिल्म का हीरो तो बना दिया था प्रकाश मेहरा जी ने, लेकिन उनकी डांसिंग स्किल्स और लिपसिंग को लेकर वो भी कॉन्फिडेंट नहीं थे। फिल्म में 5 गाने हैं, लेकिन एक भी गाना अमिताभ बच्चन जी पर पिक्चराइज नहीं है। एक गाना भी उन्होंने गाया नहीं है, बल्कि और कलाकार गाते रहे और वो सिर्फ चुपचाप बैठे रहे। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, दीवाने हैं जारी है ईमान मेरा। दिल जलों का दिल जला
जाके क्या मिलेगा। फिल्म का प्रीमियर शो मुंबई में रखा गया और फिल्म देखने के बाद हर कोई प्राण साहब की तारीफ कर रहा था, लेकिन अमिताभ बच्चन जी के बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा था। और ये सब कुछ देखकर वो भावुक हो गए, इतने दुखी हो गए कि एक कोने में जाकर रोने लगे। लेकिन तभी प्रकाश मेहरा जी उनके पास आए, उन्हें गले लगाया और कहा कि बच्चन साहब कुछ दिन रुकिए, पूरी दुनिया देखेगी कि कौन है ये लंबा बेवकूफ। अमिताभ बच्चन साहब को अभी भी लग रहा था कि कोई उन्हें नोटिस ही नहीं ले रहा है। फिल्म में 11 मई 1973 को फिल्म रिलीज हुई। शुरुआत काफी धीमी रही, इनिशियल रिस्पांस ज्यादा बढ़िया फिल्म को नहीं मिल पाया, खास करके मुंबई में। और अमिताभ बच्चन साहब को इतना स्ट्रेस हुआ कि उन्हें 101 डिग्री बुखार चढ़ गया। लेकिन तीसरे दिन से थिएटरों के बाहर लंबी लाइनें लगने लगी, टिकटें ब्लैक में बिकने लगी। दर्शकों ने अमिताभ बच्चन को हाथों हाथ लिया था। 5 रुपए की टिकटें 100 रुपए में ब्लैक में बिक रही थी। और यही खुशखबरी देने जब प्रकाश मेहरा साहब अमिताभ बच्चन जी के घर पहुंचे तो ये खबर सुनकर अमिताभ बच्चन साहब का बुखार 101 से बढ़कर 104 डिग्री हो गया। लेकिन खैर ये खुशी की एक्साइटमेंट थी और कुछ नहीं। और इसके बाद तो एक ऐसा दौर शुरू हुआ, एक ऐसी आंधी आई अमिताभ बच्चन जी के नाम की, जिसने फिल्म इंडस्ट्री की पूरी काया पलट कर दी। एक के बाद एक फिल्में उनकी हिट होती चली गई। जंजीर के बाद आई दीवार, शोले, चुपके चुपके, कभी कभी, अभिमान, आनंद मिली, परवरिश, खून पसीना, अमर अकबर एंथोनी, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, त्रिशूल, काला पत्थर, सत्ते पर सत्ता, याराना, नसीब, नाम लेते जाइए। लेकिन सफल फिल्मों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। और अमिताभ बच्चन साहब की सफलता का सिलसिला आज तक अनवरत जारी है। हाँ, बीच में कुछ उतार चढ़ाव उन्होंने भी देखे अपने करियर में, लेकिन फिर भी आज भी वो सदी के महानायक हैं, सुपरस्टार हैं। 83 साल की उम्र में भी इतने सक्रिय हैं, इतने एक्टिव हैं कि लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। जंजीर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक मील का पत्थर थी। ये एक ऐसे शख्स की कहानी थी जिसने हारी बाजी को जीत कर दिखा दिया। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा फिल्मी किस्सा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंच पाए। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।